नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम डीआरडीओ और यूपीपीसीएल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों ये प्रश्न विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, इसमें एक लगभग 150 प्रश्न होंगे, जो कि दोस्तों हमने 40 टॉपिक को कवर किया है। हर टॉपिक से हमने 3 से 4 सवाल लिए हैं, जो कि ये हो जाते हैं लगभग आपके 150 प्रश्न। दोस्तों, ये सीरीज काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन में दोस्तों यहीं से 80 से 90% यहीं से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पूरा पैटर्न यही रहता है, जो कि डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 में। चलिए दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम इसमें 200 लाइव फुल वॉच टाइमिंग के साथ देना पड़ेगा, तभी हम आपको इसे कंटिन्यू इस वीडियो को करेंगे। चलिए, अगर आप फुल वॉच टाइमिंग देंगे और 200 व्यूज का, तो मान लो आपकी ये सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी और 15 से 20 दिन में हम ये पूरा मान लो पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे और रोज़ 150 प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यहीं से 80 से 90% सवाल यहीं से 80 से 90% आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, जो कि आज हमारा पहला प्रश्न है। शुरुआत करते हैं। यदि डेड डैश की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। दोस्तों, आपकी जो धारा है 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर से अधिक धारा, मतलब 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर के बीच अगर धारा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है तो आपकी श्वसन में समस्या हो सकती है होगी। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होता, अर्थात श्वसन में समस्या उत्पन्न होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, हर टॉपिक से हमने प्रश्न लिए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। इलेक्ट्रीशियन के सभी टॉपिक हमने ले लिए हैं। कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कपास व कपड़े में जो आग लगी होती है उसे जल द्वारा बुझा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जल की बौछार द्वारा इसे बुझाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और आपका ये अगला प्रश्न आ गया। दोस्तों, इसमें बताना है आपका उपयुक्त चित्र में प्रदर्शित चित्र कौन सा है। इसमें आपको बताना है ये कौन सा चित्र है। राइट आंसर दोस्तों, ये विकिरण खतरा है, जो कि आप इस चित्र को देख सकते हैं। और दोस्तों, ये इसमें इसमें ये पूछता है कि इसका कलर क्या होता है, इसकी बॉर्डर लाइन क्या होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होते हैं ये, और इनकी पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। हथौड़ा मूलतः एक डेड डैश प्रवर्धक है। राइट आंसर, बल का। दोस्तों, इसे हथौड़े को दीवार में कील ठोकने, छीनी की सहायता से दीवार या लकड़ी आदि में छिद्र करने के लिए बल लगाता है ये। अगला प्रश्न है, एक डेड डैश छेनी में एक तिरछी धार होती है और इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले यदि मोर्टार को साफ करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर, संयुक्त। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी आप खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। AWG संख्या यानी अमेरिकन वायर गेज चालक के आकार को दर्शाती है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है,
यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 40 अमेरिकन वायर गेज यानी 40 AWG और 20 AWG में 20 AWG का व्यास ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक नियॉन परिपथ टेस्टर सामान्यतः डेड डैश टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, फेज टेस्ट के लिए इसे प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसमें जो है इसमें 8 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड होता है। इसका प्रयोग 500 वोल्ट तक किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, अगर ये हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? राइट आंसर, AC और DC दोनों परिपथों पर लागू होता है। दोस्तों ओम का नियम पूछा जाता है, इसकी परिभाषा जो है स्किल टेस्ट में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि दोस्तों इसका फार्मूला होता है R = V/I होता है। आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, वैद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? सही उत्तर है इसमें से C, इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.02 × 10⁻28 ग्राम, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों इसमें दिया गया है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना अर्थात 167 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बना होता है? सही उत्तर है नाइक्रोम से बना होता है। दोस्तों आप प्रश्नों की संख्या पर मत जाना, क्योंकि हमने ये प्रश्न किताबों से उठाए हैं, जो कि आपके 1 2 3 आ रहे हैं, ये प्रश्न ऐसे ही हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बना होता है? सही उत्तर है नाइक्रोम से। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इसमें जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम में जो निकिल होता है 55 से 88%, और जो क्रोमियम होता है 15 से 33%, और जो मैग्नीज होता है ये 1.5% होता है, और लोहा इसमें भी होता है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घर्षण टेप, फ्रिक्शन टेप इनमें से किससे बना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असंजक युक्त संसेचित युक्त सूती कपड़ा, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये जो है यह बिजली के तारों व केबलों के जोड़ को इंसुलेट करता है। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड डेड डैश ताप के संपर्क में आने पर डेड डैश हो जाता है। दोस्तों पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है निम्न ताप के संपर्क में और आने पर ये भंगुर हो जाता है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यह ताप पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, और यह कुचालक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है? सही उत्तर है आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अगला प्रश्न सवाल दिया गया है, आप इसे समझ सकते हैं, फार्मूले बेस पर है। यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज स्रोत V के टर्मिनलों के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R2 के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा VR2/R1 + R2, ये इसका सही उत्तर आएगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, इसका मान रख दिया गया है, आ गया है आराम से। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए उनमें से एक प्रतिरोध लघुपतित हो जाता है तो शेष प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या प्रभाव होता है? राइट आंसर दोस्तों, धारा बढ़ जाती है। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसकी मैं PDF दे दूँगा, आप वहाँ से समझ लेना। यहाँ पर पूरे सवाल 150 करने हैं, यहाँ पर पूरा हल कराना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, ये जो है प्रतिरोध का मान कम होने से धारा का मान पहले की अपेक्षा अधिक हो जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्च वियोजन क्षमता HBC वाले फ्यूज बहुत डैश प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रत्युत्कर्ष स्टार्टिंग सर्ग और एक अधिक भार के बीच डैश कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तेजी से भेद। दोस्तों यहाँ पर वाले फ्यूज मतलब उच्च वियोजन क्षमता वाले फ्यूज बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रत्युत्कर्ष और एक अधिक भार के बीच भेद कर सकते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है फ्यूज जो है यह परिपथ के फेज वायर में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जो कि सीरीज में। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज का। दोस्तों ये किस चीज़ से बना होता है, यहाँ से देख सकते हैं। इसमें प्रायः तांबा टिन, जैसे कि तांबा टिन होता है, तांबा होता 63%, टिन मतलब टिन होता 63% और 37% होता है तांबा व टिन, दो धातु होते हैं, इसके मिश्र धातु से बना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर ये जो है 2 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर क्षमता तक के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करंट का ताप प्रभाव। दोस्तों ये हीट की मान लो फार्मूला दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे धारा का ताप प्रभाव के सिद्धांत पर फ्यूज का कार्य होता है H = I² जूल। और दोस्तों यह फ्यूज केवल फेज तार के सीरीज में लगाया जाता है। यह शॉर्ट सर्किट तथा अतिभार यानी ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये फ्यूज सामान्यतः टिन 63% और लेड जो है 37% होता है, यहाँ पर 37 है, मिश्र धातु से बना होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। अर्ध लेड एसिड बैटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आप इसमें सही को आपको ढूंढना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भंडारण क्षेत्र का भंडारण ताप और आर्द्रता जितनी उच्च होगी स्व अनावेशन की दर उतनी ही उच्च होगी, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों आप मेरी क्लास में पेन कॉपी लेकर ज़रूर आया करिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर बता दिए जाते हैं, सॉल्व नहीं कराए जाते हैं। क्योंकि अगर हम सवाल कराने लगेंगे इतने सारे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। दोस्तों ये समय है आपका रिवीजन करने का, ना कि आपको डिटेल से नया चीज़ पढ़ने का है। दोस्तों आप तो इन्हें सभी चीज़ को पढ़ चुके होंगे, आपको सिर्फ अपनी आँखों की नज़रों से इन्हें एक बार देखना है और हल करना है। चलिए देखते हैं। सेलों को एक समूह सीरीज समांतर में एक इस प्रकार संयोजित करके 40 सेल वाली एक बैटरी बनाई जानी है कि वह 5 ओम एक बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित करेगी। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2.1 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। सेलों को समूहबद्ध करने की सर्वोच्चतम विधि क्या है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 पंक्तियां जिनमें प्रत्येक में 10 सेल हों, यह इसका सही उत्तर होगा।
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका फिगर द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व मान क्रमशः 40 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक 0.5 है तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। राइट आंसर दोस्तों, आप इसे हल करेंगे तो आपका आएगा 3 मिली हेनरी। यहाँ पर जो कि देख सकते हैं सिंपल से फार्मूला है, अन्योन्य प्रेरकत्व बराबर फार्मूला होता है के माइनस रूट में L1 L2, इसमें रख दिया गया है, आपका उत्तर निकल कर आ गया है। अगला प्रश्न है, चुंबकन की तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सुग्राहिता। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, स्थायी चुंबक चल कुंडली यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल माप यंत्रों का उपयोग डैश डैश धारा को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर डीसी एमएमसी का दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, ये इसे एमएमसी बोलते हैं दोस्तों, इसे डीसी के लिए केवल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि मूविंग आयरन उपयंत्र का प्रयोग एसी व डीसी दोनों के लिए किया जाता है। इंडक्शन टाइप उपयंत्र का प्रयोग केवल एसी के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि सवाल है दोस्तों, आप इसे हल जरूर करें। 100 ओम के एक प्रतिरोध 200 माइक्रोफैरड है दोस्तों। एक संधारित्र यानी कैपेसिटर और एक परिवर्ती प्रेरक से मिलकर बना है। एक सीरीज आरएलसी परिपथ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जोड़ा हुआ है, तो अनुनाद पर प्रेरक का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर है 50.66 मिली हेनरी निकल कर आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हल किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक प्रतिरोध और एक संधारित्र एक एसी आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उस समय प्रतिरोध के प्रवाहित होने वाली धारा आपूर्ति धारा के डैश डैश होगी। राइट आंसर पश्चिगामी होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग निरंतर है या नहीं? राइट आंसर आवृत्ति मीटर। ये मान लो निरंतर वायरिंग को बताएगा नहीं, जबकि मल्टीमीटर बता देगा, घंटी भी बता देगी, बजर भी बता देगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, किसी विद्युत मशीनरी के विभिन्न भागों को शून्य विभव को पर रखने के लिए उन्हें डैश डैश रखना आवश्यक है। किस पर रखना आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भू संपर्कित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि विद्युत उपकरणों में प्रवेशित और परिपथ चालकों के साथ इससे निकलने वाली विद्युत धारा का मान डैश डैश से अधिक हो जाता है तो भू संपर्कन दोष परिपथ रोधक यानी फॉल्ट सर्किट इंटरप्ट्स परिपथ को बाधित कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? धारा का मान जो है 5 मिली एम्पियर से अधिक हो जाता है तो ये भू संपर्कित दोष परिपथ हो जाता है, यानी फॉल्ट सर्किट हो जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अधिक जानकारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आईई नियम के अनुसार 1956 प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशनों का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम डैश डैश होगा। राइट आंसर 1 मेगा ओम। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जब कोई डायोड अग्र अभिनत होता है तो उसमें उत्पन्न आंतरिक व्यवरोध यानी व्यवरोध वोल्टेज सिलिकॉन के लिए डैश डैश वोल्ट और जर्मेनियम के लिए डैश डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों, सिलिकॉन के लिए जो है आप देख सकते हैं सिलिकॉन के लिए 0.3 और जो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 होता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अधिक जानकारी। आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इसमें जो जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होता है जिसमें बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। पश्च अभिनत यानी पीएन जंक्शन डायोड में डेड डैश पर जंक्शन से प्रवाहित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण तरंग अनियंत्रित दृष्टिकारी दोष साइन ओमेगा टी की एसी आपूर्ति से जुड़ा है और 10 ओम के प्रतिरोधी भार को आपूर्ति प्रदान कर रहा है। डायोड को आदर्श मानते हुए दृष्टिधारी की दक्षता ज्ञात कीजिए। राइट आंसर है 81%। दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका इतना उत्तर 81 आ जाएगा। आप इसे हल ज़रूर करें, जो कि यहाँ पर अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी लंबा सवाल है ये। मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, इसके साथ आप इसे देख लेना। अगला प्रश्न है, एक एम्पलीफायर का धारा लाभ बिना फीडबैक के 400 है, ऋणात्मक फीडबैक के साथ धारा लाभ होगी। राइट आंसर 80। दोस्तों इस फार्मूले पर रख दिया गया, आपका आंसर निकल कर आ गया। एक वर्ग ए एम्पलीफायर की तुलना में वर्ग बी एम्पलीफायर डेड डैश विरूपण उत्पन्न करता है और इसकी दक्षता डेड डैश होती है। राइट आंसर, एम्पलीफायर अपेक्षाकृत उच्च और अपेक्षाकृत उच्च दक्षता इसमें होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी है, आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह ट्रिगर्ड ऑसिलेटर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी ऑसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खुला पास लब्धि एकक होनी चाहिए और फीडबैक धनात्मक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी आप देख सकते हैं खुद से। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, केबलों के विद्युत रोधन पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आर्द्रताग्राही, ये इसका सही उत्तर है। और ये नहीं होना चाहिए, बाकी कठोर होना चाहिए, अम्लसय या अम्लरोधी या लचीला होना चाहिए, बाकी ये नहीं होना चाहिए। यही आपका उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, JFET यानी JFET का पार चालकत्व कितना होता है। राइट आंसर VDS के साथ डेल्टा ID अपान VGS, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गेट धारा हटाने के बावजूद SCR के ऑन बने रहने की क्षमता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। राइट आंसर लैंचिंग। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे नए बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम से कम 5 दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हमने आपसे वादा किया, अगर आप ये वीडियो 200 व्यूज फुल वॉच टाइमिंग के साथ देखते हैं तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, नहीं इसे बंद कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक MSI चिप पर डेड डैश एम्बेडेड घटक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 100/10 से अधिक और 100 से कम, मतलब 10 से अधिक, सॉरी दोस्तों 10 से अधिक और 100 से कम होते घटक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी देख सकते हैं, SSI 10 से अधिक और 100 से कम, LSI 500 से अधिक और 30,000 अथवा 100 से अधिक, ये सब देख सकते हैं आप खुद से। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईसीएस का उपयोग करने का एक फायदा दर्शाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कम बिजली की खपत, ये इसका सही उत्तर है। आईसीएस में अनेक डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध एवं कैपेसिटर ही चिप पर लगे रहते हैं, ये इसका सही व्याख्या है। कोड डैश डैश एक लीनियर आईसी को दर्शाता है। राइट आंसर एलएस, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किसी समूह को सत्यापित किया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विद्युत नियमावली आई रूल्स 1956 के अनुसार। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित प्रकार की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, जो कि दोस्तों ये दीवारों के अंदर वायरिंग होती है, ये छिपी हुई वायरिंग होती है, आप इसे देख नहीं सकते, ये पहले से लगाई जाती है। मान लो इसमें जो पाइप डाले जाते हैं उसी में से वायरिंग की जाती है, जो कि क्लिट वायरिंग कहलाती है। लाइट और पंखे के उप परिपथों की वायरिंग के लिए प्रयुक्त तांबे के चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? सही उत्तर है 1.5 mm², ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन तार का आकार डैश डैश से कम नहीं होना चाहिए। राइट आंसर 14 SWG, ये इसका सही है उत्तर है, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है, डैश डैश और डैश डैश हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों को के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को समूह के रूप में स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला और भंवर धारा हानि का फार्मूला देख सकते हैं, जो कि आपके सवाल करने में काफ़ी मदद इसमें से मिलती है और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। सिलिकॉन स्टील का उपयोग डैश डैश हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर शैथिल्य हानियों को कम करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो सिलिकॉन होता है ये 0.5 से लेकर 5% और जो इसमें आयरन होता है 95 से 99.5 तक, ये इसमें जो मेटल होता है। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्रेन्स में नहीं करते हैं, जबकि खराद मशीन यानी लेथ में करते हैं, मशीन टूल्स में करते हैं। डीसी शंट मोटर का उपयोग वुड वर्किंग मशीन में यानी कास्ट कार्य मशीन में भी करते हैं, जबकि ट्रेन में जो है डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक सार्वभौमिक मोटर में परिवर्ती गति अभिलक्षण पाए जाते हैं क्योंकि यह डैश डैश होती है। राइट आंसर सीरीज वाउंड, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों जो मिक्सर ये इसकी व्याख्या देखते हैं, यह मोटर एसी तथा डीसी दोनों पर समान रूप से कार्य करती है। इसकी संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, इसलिए इसे एसी सीरीज मोटर भी कहा जाता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होने के कारण इसका प्रयोग विभिन्न स्थानों में किया जाता है, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि में करते हैं। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग इसको एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर स्टार्ट कर सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है? राइट आंसर आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपात में, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शैथिल्य हानियाँ इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परिवेश के तापमान पर, जबकि दोस्तों पदार्थ के आयतन पर और आवृत्ति पर, अधिकतम फ्लक्स घनत्व पर
निर्भर करती हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये है जो सैथिल-लहानिया का फार्मूला, अधिकतम फ्लक्स घनत्व दिया गया है और आवृत्ति दिया गया है और आयतन दिया गया है। इनके समानुपाती, मतलब इस पर निर्भर करती हैं, जबकि तापमान पर निर्भर नहीं करती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर, ट्रांसफार्मर। दोस्तों अब ट्रांसफार्मर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है वो उच्च धारा को निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और यह इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का वैद्युत संबंध नहीं होता। मतलब दोस्तों ये इसमें चुंबकीय गुण होता है, एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में करंट चला जाता है। जबकि यहाँ पर पूरी व्याख्या देख सकते हैं आप। प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जब प्राथमिक वाइंडिंग के एसी आपूर्ति दी जाती है तो इस वाइंडिंग के चारों ओर प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी भी प्रकार का वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डेड डैश स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है? राइट आंसर, ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसमें कोई घूर्णन वाला भाग नहीं होता, इसलिए इसको स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला उदाहरण माना जाता है। और दोस्तों ये इसी पर ही खाली कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। इसके साथ ही इस युक्ति के द्वारा वोल्टता का अपचयन एवं वोल्टता का उच्चायन सुगमता से किया जा सकता है। और जो ट्रांसफार्मर केवल एसी आपूर्ति पर ही कार्य करता है, यह ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर आवृत्ति को स्थिर रखता है। ये इसका सही उत्तर है, मतलब सही व्याख्या है। समझ लिया करिए आप, कहीं कहीं मुंह से निकल जाता है, आप उसे समझ लिया करिए। 1 से लेकर 1 मिली एम्पियर में 100 विभाजन है उस मिली मीटर। दोस्तों मिली एम्पियर होता है कि मिली एम्पियर होता है, विभेदन में ज्ञात कीजिए। राइट आंसर दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 1 विभाजन देख सकते हैं, इसे हल किया गया है, आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि सवाल है दोस्तों, आप इसे हल जरूर करें। 2 उपकरण एक दिन में 2.5 घंटे और 5 घंटे तक उपयोग किए जाते हैं और 200 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जुड़े होने पर क्रमशः 2 एम्पियर और 0.5 एम्पियर की धाराएं लेते हैं। दोनों उपकरणों द्वारा किए जाने वाले दैनिक ऊर्जा व्यय की गणना। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.5 किलोवाट, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों आप इसे हल करें तो आपको उत्तर निकल कर आएगा इतना, जो कि मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप हल नहीं कर पा रहे तो यहाँ से देखकर जरूर हल करें। अगला प्रश्न है, ये भी सवाल है दोस्तों, पेन कापी लेकर जरूर बैठा करिए ताकि आपको सवाल हल करने में आसानी हो। मान लीजिए कि एक 4 पोल और 50 हर्ट्ज 3 फेज मोटर 1425 आरपीएम पर चल रही है। इस मोटर में रोटर की धारा की आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों आप इसे हल करेंगे, सिंपल सा फार्मूला होता है। पहले इसमें मतलब चक्करों की संख्या निकाल लेंगे, फिर स्लिप का मान निकाल लेंगे, तो फिर रोटर आवृत्ति यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि इसमें फार्मूले पर पूरा मान रख दिया गया है, जो कि आपका आंसर निकल कर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी 2.5 हर्ट्ज, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक सिंगल स्टार्टर में एक उच्च थ्रो स्विच लगा होता है जिसमें प्रेरण मोटर को स्टार्ट होते समय उच्च धारा प्रवाहित होती है। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, मतलब एक स्टार्टर में सिंगल थ्रो स्विच लगा होता है जिसमें प्रेरण मोटर में स्टार्ट होते समय उच्च धारा प्रवाहित होती है। और दोस्तों ये सामान्यतः 3 HP से लेकर 5 HP तक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टार्टर में लाइन वोल्टेज को कम नहीं किया जा सकता।
अगला प्रश्न है जो कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डेड डैश होते हैं समरूप स्टेटर। अगला प्रश्न दिया गया है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज रोटर जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों स्क्वायरल केज और वाउंड रोटर में कुछ अंतर दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि स्क्वायरल केज में स्लिप रिंग तथा ब्रशें अनुपस्थित होती हैं जबकि इनमें उपस्थित होती वाउंड रोटर में। इसके रोटर में बाह्य रूप से प्रतिरोध नहीं जोड़ा जा सकता है, इनमें दोस्तों जोड़ा जा सकता है। दक्षता इसकी अधिक होती है, इसकी दक्षता बहुत कम होती है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं एक मान संधारित प्रवर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर यानी सिंगल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि आपका विकल्प कौन सा सही नहीं है। दोस्तों यह कम शोर के साथ चलती है, मतलब संचालित होती है, ये सही है। इसे ओवरलोड की स्थिति में संचालित किया जा सकता है, दोस्तों ये भी सही है। इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है आपका, यही आपका उत्तर सही है। और यह इसकी उच्च दक्षता प्रदान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों इससे पहले अगले प्रश्न जाने से पहले इसका प्रयोग छत व मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल इत्यादि में किया जाता है। अगला है सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, इसमें नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों जो है रिकॉर्डिंग संकेतक युक्तियों में समयांकों तथा फोनोग्राफ इत्यादि इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रतिष्ठम्भ मोटर यानी रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिक्सर, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, सिलाई मशीन के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूँगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी PDF यही चैनल पर दी जाएगी। चलिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है एक 3 फेज 16 पोल प्रत्यावर्तक में 144 स्लॉट और प्रति स्लॉट 10 चालक युक्त स्टार संयोजित वाइंडिंग है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 मिलीवेबर है, तो जो कि जैवक्रिय वितरित है और इसकी गति 375 RPM है। यदि वितरित कुंडली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के प्रभाव को नगण्य माना जाए तो प्रति फेज विद्युत वाहक बल यानी EMF डेड डैश ज्ञात कीजिए। आप इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1600 वोल्ट सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार हल किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक यानी साइलेंट पोल अल्टरनेटर को इसके डेड डैश व्यास और डेड डैश अच्छी लंबाई से पहचाना जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसके दीर्घ व्यास और लघु अच्छी लंबाई से पहचाना जाता है। और दोस्तों ये है इसका प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है और सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर का व्यास छोटा तथा अच्छी लंबाई अधिक होती है। इसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। अगला प्रश्न है गैर समुन्नत ध्रुवों का उपयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है। राइट आंसर केवल उच्च गति प्राइम मूवर्स पर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर के लिए शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसमें भार में वृद्धि के साथ एकक की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों आप अधिक जानकारी देख सकते हैं। सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक कन्वर्टर धनात्मक आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है और दूसरा कन्वर्टर ऋणात्मक आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध प्रतिरोधी भार वाले एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए विलंब कोण अल्फा के बीच डैश डैश के बीच होता है, जो डैश डैश वी वोल्टेज बीच के अनुसार वोल्टेज उत्पन्न करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीरो से π/2, मतलब जो कोण होता है 0 से लेकर π/2 के बीच होता है, जो कि 2V 2 वोल्टेज मीटर अपान 5 से लेकर 0 के बीच आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है दोस्तों, मिली होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या डैश डैश होती है, राइट आंसर के समान होती है। जो कि दोस्तों लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बराबर होती है और जो वेव वाइंडिंग में होती है इसमें हमेशा 2 होती है समांतर पथों की संख्या। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज तथा निम्न धारा के लिए किया जाता है। वह वाइंडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों में 2 या 2 से अधिक श्रेणी यानी सीरीज क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर वितरित वाइंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो कि आपके अगला प्रश्न दिया गया है, डैश डैश वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकल परत वाली सिंगल लेयर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, 10 ध्रुव मोटर और पोल पिच 2 है, स्लॉटों की संख्या डैश डैश होगी। राइट आंसर 20 होगी। दोस्तों यहाँ पर पोल पिच बराबर जो फार्मूला होता है स्लॉटों की संख्या अपान पोलों की संख्या, जबकि स्लॉटों की संख्या निकालना है और पोल पिच 2 दिया गया है और पोलों की संख्या 10 दिया गया है। आप हल करें तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा, स्लॉटों की संख्या बराबर 20, इससे 10 का 2 से गुणा कर दिया गया। 4 पोल मोटर में कुल विद्युत डिग्री डैश डैश है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 720। दोस्तों 180 का गुणे 4 कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक वैद्युत डिग्री बराबर 180 होता है, तो 4 का निकालेंगे तो आपका 720 आ जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, हंटिंग प्रभाव को कम करना, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों यहाँ अचानक अल्टरनेटर पर हैवी लोड दिए जाने पर अथवा एकाएक लोड हटा लेने से हंटिंग उत्पन्न हो जाता है। डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग रोटर पोल पर किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन में के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाष्प या गैस के आयनीकरण, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है? राइट आंसर जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? राइट आंसर गैस आयनीकरण प्रभाव। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत वायरिंग में डैश डैश रंग के तार ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हरा। और दोस्तों जो फेज वायर के लिए होता है फेज वायर के लिए लाल, पीला तथा काला रंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि ग्राउंडिंग के लिए हरे रंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं। राइट आंसर समांतर में। अगला प्रश्न दिया गया है, एक 2 वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
सीढ़ी की वायरिंग के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप अधिक जानकारी देख सकते हैं खुद से। 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। सीढ़ी वायरिंग इस प्रकार की होती है। 2 वे स्विच इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है? राइट आंसर, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। बाकी सुरक्षा होती है, लागत होती है, दिखावट होती है, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर दोस्तों वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मापदंड निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि अग्नि सुरक्षा, यांत्रिक चोटों से बचाव, भवन की किस्म व आकार, सुंदरता व मजबूती, पानी या नमी से पृथक्करण, चूहे व दीमक से बचाव, वायरिंग का मूल्य और विद्युत झटकों से दूरी। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धागे का प्रयोग नहीं करता, जबकि क्लिप का, ड्राइविंग पिंस का और चिपकने वाले टेप्स का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक स्विच को हमेशा डैश डैश श्रृंखला में जोड़ा जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी, फेज तार में, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए परिवर्ती वोल्टेज परिवर्ती आवृत्ति के आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन नियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किस नियंत्रित किए जा सकते हैं? मतलब कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? राइट आंसर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर इन्वर्टर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप अधिक जानकारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? राइट आंसर, वेरिएबल स्पीड ड्राइव। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न, क्योंकि ट्रैक्शन प्रणाली में भार सदैव परिवर्तित होता है या अलग अलग ट्रैक्शन प्रणाली में प्रचालन अभिलक्षण भी प्रायः भिन्न होते हैं, अतः प्रणाली की उपयोगिता के लिए परिवर्तनीय गति ड्राइव को उपयुक्त समझा जाता है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव के लिए डीसी मशीन का अति उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी यानी भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुष्क स्थानों में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, केबल का इंटरशीथ ग्राइंडिंग प्रदान करता है। राइट आंसर, एक समान विभव प्रवणता ये प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 66 केवीए मतलब 66 केवी यानी किलो वोल्ट अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर, स्किन्ड केबल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका दोस्तों यहाँ पर बेल्टेड केबल, प्रेशर केबल में कितना कितना प्रयोग किया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं। 11 केवीए से लेकर 22 केवीए बेल्टेड पर और प्रेशर पर 66 केवी से लेकर 220 केवी तक। अगला प्रश्न है, उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है कागज। अगला है, एक 3 फेज अर्ध नियंत्रित यानी एसी डीसी कन्वर्टर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? 3। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एफईडी का सही पूर्ण रूप है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म है, यहाँ पर देख लेना है आप खुद से। अगला प्रश्न है,
कौन सा मॉड्यूलेशन टीवी प्रसारण में वीडियो संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न है, सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग क्या होती है? राइट आंसर 8 ओम। अगला प्रश्न है, उत्तरोत्तर सन्निकट तकनीकी डैश डैश के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से डी परिवर्तन, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वीडियो में बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? राइट आंसर 0.4 मिली हेनरी, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों यही थे जो कि प्रश्न काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे ये डीआरडीओ एग्ज़ाम के लिए। डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 सेल में जो वैकेंसी आई है और एमपी में जो टीओ की वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आपका टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम है, यहाँ से वीडियो देखकर उस एग्ज़ाम को देने चले जाना। 1 से 2 बार आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका मान लो पूरा रट जाएगा ये। और सवाल को इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप आसानी से घर में बैठकर कॉपी पेन लेकर इसके सवाल को आराम से लगाना ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों यही थे प्रश्न, जो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मान लो इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो मैंने जो बोला है उसको आपको पूरा करना होगा, यानी 200 फुल वॉच टाइमिंग चाहिए व्यू, और इसकी जो है तभी मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।